पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से। इस बारे में सबसे पहले बात करेंगे, ये लॉन्ग मार्च चौथे रोज में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक लाहौर के मज़ाफ़ात से ही बाहर नहीं निकल सका। अभी तक ये कामोकी, आज का जो दिन इख्तिताम हुआ, चौथा दिन, उसमें इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामोकी और उसके आसपास के इलाकों से ट्रेवल करके इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। और जितनी सुस्त इसकी रफ्तार है लॉन्ग मार्च की, यही वजह है कि इमरान खान ने आज कहा कि 8 से 9 दिन मजीद लग सकते हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, बावजूद इसके कि पहले 4 नवंबर की तारीख दी गई थी लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने की। लेकिन ये मामला जरा आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च इतनी ताखीर का शिकार क्यों हो रहा है। क्या इसकी वजह वाकई लॉन्ग मार्च की सुस्त रफ्तार है, या ये कोई एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी मामले को कामयाब करवाने के लिए। इस पे जरा आगे चल के प्रोग्राम में बात करते हैं। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट आज के प्रोग्राम में मेरे नजदीक डिस्कस करने वाला है वो इमरान खान साहब की आज लॉन्ग मार्च के आगाज पर उनका एक स्टेटमेंट, उनकी ट्वीट सामने आई। उन्होंने कहा जी, उन्होंने लोगों का एक मजमा दिखाया और उस मजमे को दिखा के उन्होंने एक ट्वीट किया, स्टेटमेंट दिया कि जी इस मजमे को देख लें और अब फैसला कर लें कि इनकलाब नरम आना है या खून रेजी के जरिए तबाहकुन। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, चौथा दिन है इमरान खान के लॉन्ग मार्च का। पहले अरशद शरीफ एक सहाफ़ी, उनकी वफात हुई कीनिया में, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ रहा वो सबके सामने है। कल एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ जहां इमरान खान के कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश में गार्ड्स के धक्के की वजह से एक चैनल की रिपोर्टर सदफ नईम वो शहीद हो गई। तो ये कल रात का वाक़या है और आज सवेरे इमरान खान ये बयान दे देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी इनकलाब आना है तो फैसला कर लिया जाए कि नरम इनकलाब आएगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन। यही वजह है कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हरीफ सियासी जमातें हैं वो इस मार्च को खूनी मार्च का नाम दे रही हैं। तो जब इमरान खान खुद खून रेजी की बात करेंगे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद तबाहकुन होने के इस लॉन्ग मार्च की बात करेगी, तो फिर हुकूमत की जो कोशिशें हैं या हुकूमत के जो मेजर्स हैं इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वो लामहला तौर पे दुरुस्त ही नजर आएंगे। फिर ये भी दुरुस्त नजर आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत गई है कि इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए, तो जब खुद ही इमरान खान की तरफ से इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे तो हुकूमत का फिर शकूक व शुबहात का इजहार करना और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करना क्या वो जायज नजर नहीं आता। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिस पर जाहिर है इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाबदेह है कि वो अपना लॉन्ग मार्च खुद ही पुरअमन रखना चाहते हैं या इसको तबाहकुन रखना चाहते हैं, खून रेज रखना चाहते हैं। इस पे सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। और अवाम के लिए तबाहकुन या खून रेजी या इनकलाब वो बात की बात है, लेकिन सहाफ़ियों के लिए बज़ाहिर तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च खूनी मार्च साबित हो रहा है। जैसे मैंने पहले गुजारिश की, अरशद शरीफ की कीनिया में वफात, उसके बाद कल सदफ नईम की शहादत। सो ये ऐसे वाक़यात हैं कि जो छोटे या मामूली नहीं हैं और इनका ताल्लुक बहरहाल कहीं ना कहीं लॉन्ग मार्च से ज़रूर जुड़ा हुआ है। सो इन मामलात पे बात करेंगे। दूसरा जो पहले हमने जो मैंने आपके लिए एक नुक्ता छोड़ा था कि ये लॉन्ग मार्च वाकई ताखीर का शिकार हो रहा है, सुस्त रफ्तारी का शिकार हो रहा है नेचुरली, या इसको इनऑर्गेनिकली ताखीर का शिकार किया जा रहा है। और इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता ताखीर का शिकार करते हुए इस लॉन्ग मार्च की इस डिले को कैपिटलाइज करवाया जाए मुज़ाकरात के जरिए, जहां पर भी हो रहे हों या जहां पर भी कोशिश की जाए, चाहे हुकूमत के साथ चाहे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो इमरान खान इस लॉन्ग मार्च के प्रेशर को बरकरार रख के हुकूमत के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात और वहां से कोई नतीजा निकाल लेने के ख्वाहिशमंद है या उनको कोई उम्मीद है, क्योंकि लोग तो इस वक्त लॉन्ग मार्च के साथ कोई खातिर खा नहीं निकले। जितनी भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, वो यही बता रहे हैं, खुद हमारा भी जो एनालिसिस है, ज्यादा लोग मौजूद नहीं हैं। आज भी कामोकी के मकाम पे जहां पे थोड़ी देर पहले ये लॉन्ग मार्च था, वहां पर 1000, 2000 या मैक्सिमम 3000 के करीब बंदा था। सो ये स्ट्रेंथ इमरान खान के लिए काफी नहीं है कि वो अपने मुतालबात मनवा सकें।
اسلام آباد پہنچ کے کتنی اسٹرینتھ، کتنے عوام عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے ساتھ ہوں گے، فی الحال تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن کم از کم اتنا ضرور طے ہو جاتا ہے کہ پنجاب سے جو لانگ مارچ نکلنا تھا وہاں پر امپیکٹ کریٹ کرنے میں ناکامی بہرحال رہی ہے عوام کی عدم موجودگی کے حوالے سے۔ بہرحال ابھی بھی عمران خان کے پاس آپشنز کیا ہیں، پلس آج سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت، عمران خان نے جواب جمع کروایا کہ ہم نے کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کروائی تھی سپریم کورٹ کو کہ ہم ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے کہا میرے علم میں نہیں ہے یہ یقین دہانی، اور عمران خان اپنا جواب 3 نومبر تک جمع کروائیں گے، جبکہ 2 نومبر کو سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت اب رکھ لی ہے۔ سو معاملات کس نہج پہ آگے جا رہے ہیں، انہی ایشوز پہ، انہی ٹاپکس پہ آج پروگرام میں ڈیبیٹ کریں گے۔ پروگرام کے فلور کو کوسچن آنسرز اینڈ ڈسکشنز کے لیے اوپن کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے مرکزی سرکردہ رہنما، بڑی زبردست، بڑی دبنگ ترجمان ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، وہ جوائن کر رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی سرکردہ مرکزی رہنما ہیں، ایم پی اے ہیں، بڑی زبردست ترجمان ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ، وہ جوائن کر رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی سرکردہ مرکزی رہنما ہیں مستعفی ایم این اے ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، آفتاب جہانگیر صاحب وہ جوائن کر رہے ہیں۔ آفتاب صاحب، آپ نے چونکہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنا تھا لیکن آپ لانگ مارچ کو جوائن کر چکے ہیں، تو میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ اس وقت اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جب عمران خان خود یہ کہتے ہیں کہ مارچ خون ریز ہوگا، یا فیصلہ کر لیا جائے کہ انقلاب نرم آنا ہے یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن، تو پھر تو آپ کی حریف جماعتیں جب آپ کے مارچ کو خونی مارچ کہتی ہیں تو غلط نہیں لگتا آپ لوگ خود اس مارچ کے خونی ہونے کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ آفتاب جہانگیر صاحب، بہت شکریہ غریدہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ 3 خواتین کے ساتھ چوتھی بھی کوئی خواتین ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بہرحال آفتاب صاحب ہمارا بالکل جینڈر نیوٹرل پروگرام ہے، یہاں پہ کسی کو خاتون کسی کو مرد نہ سمجھے، سب انسان ایکول ہی ہیں اور اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ کو مکمل وقت دیا جائے گا۔ میں بالکل نہیں گھبراتا، اور پھر مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میڈیا جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، بلکہ 2 کیا کافی سارا حصہ جو ہے ایک طرف حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے اور ایک طرف وہ تھوڑا سا جو چینلز ہیں وہ ہماری اپوزیشن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نمائندگی کیا کرتے ہیں، وہ حقیقت کے اوپر مبنی جو ہے وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک حصے کو آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور دوسرے حصے کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ سچ دکھا رہے ہیں، یہ بھی آپ کا انصاف ہے آفتاب جہانگیر صاحب۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، ابھی آپ نے یہ پھر مجھے ٹوکے نا میری پوری بات سن لیں، میں نے آپ کا پورا وہ سنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی لوگ ہی نہیں نکلے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ جب لوگ ہی نہیں نکل رہے تو پھر کس بات کی گھبراہٹ ہے، پھر کس بات کا اتنا سارا پریشانی ہے، پھر تو آنے دیں کہ بالکل موسٹ ویلکم جی، آپ اسلام آباد میں آئے، 0 پوائنٹ تک لائے، ریڈ وہ کر دینا کہ جی یہ ریڈ وہ ایریا ہو گیا ہے 0 پوائنٹ تک، ریڈ زون۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر اتنی پریشانی کس بات کی۔ اور دوسری بات یہ جو کل صدف جو بیچاری شہید ہوئی، میں کہتا ہوں کہ جو کام کے دوران کوئی شہید ہو جائے، حادثہ اس میں اس کی وفات ہو جائے تو اس کو بھی شہید ہی کہتے ہیں، اور یقیناً اگر اس طرح ان کو اس کو شہادت ہے، پہلی شہادت ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ان کو پریشانی ضرور ہوگی، لیکن آنے والا وقت اس کے بچے جو ہیں جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ میری والدہ نے شہادت دی تھی پاکستان کو بنانے کے اندر، پاکستان کو صحیح معنوں میں آزاد کرنے میں، پاکستان کے کوئی مقام پر پہنچانے میں، کہ دنیا میں باوقار ہو کر وہ چلے، سر اٹھا کے چلے، تو اس میں میری والدہ کی پہلی شہادت تھی۔ تو میں ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی تعزیت کرتا ہوں، اور ہم ان کے ساتھ ہمدردی ہے پوری، اور دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن یہ خونی مارچ نہیں ہے۔ آمین۔ آفتاب صاحب، میں ایک چھوٹی سی چیز کے آپ کو انٹرپٹ کروں گی۔ صدف اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کر رہی تھی، وہ کسی کے سیاسی مارچ میں شامل نہیں تھی، وہ کوئی نیا پاکستان بنانے میں شامل نہیں تھی۔ سو یہ ذرا ایک آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کی ذرا تصحیح کر لیں، وہ اپنی پروفیشنل ریسپانسبلٹیز نبھا رہی تھی بس۔ اچھا میں سن تو لیں، میرا ایک رشتہ دار ہے، بلکہ میرا بھائی کزن ہی لگتا ہے، وہ اس کا نام بھی آفتاب تھا، وہ فوج کے اندر تھا، کیپٹن تھا، وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران ایک اپنے ساتھی کی میت کے اندر جا رہا تھا کہ کوئی شہید ہوا تھا اس میں، اور ایکسیڈنٹ سے وہ فوت ہو گیا، تو اس کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا اور کہا کہ یہ شہید ہے، شہید کا رتبہ دیا گیا پاکستان آرمی نے اس کو،
तो मतलब ये कि जब कोई आदमी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए उसका इंतकाल हो तो उसको शहीद कहते हैं, और उसको ये नहीं कहते हैं कि जी वो खूनी था या फलाना था। तो थोड़ा सा आप लोग भी अपने अपने साथी बरादरियों की कुर्बानियों को बड़ी बाइज्जत तरीके से पेश किया करें। और वो अपनी जिम्मेदारी पेश कर रही थी, जैसे कि उसके रिश्तेदारों ने भी एक वीडियो पे मैं देख रहा था, एक साहब ने कोई इस किस्म का सवाल किया तो उन्होंने उसको डांटा और कहा कि हमारी बच्ची ने एक शहादत की है, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए फौत हुई, उसको किसी ने कत्ल नहीं किया, उसको किसी ने उसके साथ वो नहीं किया। तो लिहाजा ये है कि आप भी अल्लाह करे, क्योंकि आप भी मेरे साथ जो है रोडों के ऊपर प्रोग्राम करती रही हैं, मुझे पता है कि आप भी जाके कवर करती थी सारे प्रोग्राम, जलसे वगैरह ये सारी चीजें, और बड़ी दबंग होती थी आप अपने उस वक्त में, बड़ी जबरदस्त तरीके से स्टेजों पे भी जाती थी, आती थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा ये हक है, ये कानूनी हक है हमारा, आईनी हक है हमारा। अगर हम पुरअमन तरीके से कहीं पे अपना रैली निकाल के लेके जा रहे हैं तो हम आप लोगों को क्या परेशानी है? फिर तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये हुकूमत से हम सवाल भी करेंगे कि उनको परेशानी क्या है, लेकिन जब आपके लीडर, जब आपके चेयरमैन, जब साबिक वजीर आजम वो खुद खून रेजी की बात करेंगे तो फिर आप नहीं समझते? सुन लें, हमारे लीडर ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये खूनी इनका वो होगा, बल्कि हमारे ही अंदर से किसी एक को उन्होंने पैदा किया, और वो जो उस शख्स ने कहा कि जी मुझे लाशें नजर आ रही हैं, तो अब उसको तो पूछेंगे जब ये नहीं, आज इमरान खान ने सुबह बयान दिया है। आफ्ताब साहब, आपने वो देखा नहीं, उनका ट्वीट देखा नहीं? वो कह रहे हैं कि खून रेजी के जरिए तबाकुन होना है या नरम इनकलाब आना है। तो जब आप ये ऑप्शन रख रहे हैं, फिर गंडापुर साहब की ऑडियो लीक सामने है, कामरान बंगी साहब का आज स्टेटमेंट सामने आ गया है कि जी हम बिल्कुल असलहा लेके आएंगे, तो ये सब चीजें जब सब मिला के देखी जाएंगी तो फिर खतरात। हमारा वास्ता जो है वो राना सनाउल्लाह जैसे गुंडों के साथ है, आपको मालूम है। हमारा वास्ता किसके साथ है? जिसको शेर अली कहता था कि 40, उसका बाप कहता था 40 कत्ल किए इसने, कोई कहता था 18 कत्ल किए। तो जब वो एक आदमी कहता है कि जी मैंने ड्रोन भी ले लिए हैं, सब कुछ ले लिया है, तो इस दफा मुकाबला जरा डिफरेंट है। अब तो ये जंग है, आजादी की जंग है, पाकिस्तान बचाने की जंग है, इसके अंदर देखेंगे क्या हालात पैदा होते हैं। अच्छा, ठीक है आफ्ताब साहब, आई हैव टू गो टू अस्मा बुखारी साहिबा एज वेल। अस्मा साहिबा, अगर लोग नहीं हैं, जिस तरह के आप लोगों का बयानिया भी है, आप लोग बता भी रहे हैं, आप लोग दिखा भी रहे हैं कि ये लोग तो हैं नहीं इमरान खान के साथ, तो फिर आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? फिर इस्लामाबाद पूरा सील क्यों कर दिया? यहाँ पे कंटेनर से आप लोगों ने भर क्यों दिया है? सिंध से पुलिस आप लोगों ने बुला लिया, रेड जोन, आधा इस्लामाबाद आप लोगों ने रेड जोन बना दिया है आज। और प्लस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ्फुजात हैं, ठीक है आप लोगों को भी हैं लेकिन पीटीआई को भी हैं, वो कहते हैं कि हमारा मुकाबला राना सनाउल्लाह से है तो हमने अपना फिर बचाव तो करना है। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया गरीदा। पहले तो मुझे बहुत ही अफसोस है कि पीटीआई में शायद ही कोई अब बचा होगा जिसको इनका ट्रू रंग नहीं चढ़ा, जिसको लाशें बेचने का और लाशों पर सियासत करने का और जो है वो लाशें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का शौक ना हो। मुझे हैरत है और मुझे कमाल है, जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या इनके पास दिल और दिमाग है कि ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। सदफ के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा है क्योंकि वो हमारी बीच भी करती थी और जो पंजाब असेंबली भी वही देखती थी। सो वो कितनी बहादुर थी, कितनी मेहनती थी, और वो 5 किलोमीटर हकीकी आजादी के पीछे भागी है। वो कितनी मेहनती थी वो, अब देखिए ना, उसको वो शहीद है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करते हुए शहीद हुई है, वो कहीं इधर गिर्द जाके शहीद नहीं हुई, और वो बिल्कुल शहीद है। यहाँ पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है। बात यह है कि आप उस शहादत को अपनी हकीकी आजादी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे पास तो यकीन मानिए कि इसके ऊपर जो है वो तकलीफ बयान करने के कोई लफ्ज नहीं है कि डिटाई की भी इंतहा होती है कि आप उसकी मौत को, वो बेचारी 5 किलोमीटर भागती रही आपकी हकीकी आजादी के कंटेनर पे, सिर्फ इमरान खान को जो है वो उसका सॉर्ट करने के लिए, और उसको कंटेनर के नीचे कुचल दिया। और अभी आप कह रहे हो हकीकी आजादी का जो है वो पहला हमारा शहीद है। तो खुदा का खौफ करे, सुनी थी, इनको म्यूट कीजिए, इनको आदत है ऐसे बीच में बोलने की। मुझे ऐसे प्रोग्राम करना नहीं आता, सॉरी। इनको टाइम पे सुना जाता है। आफ्ताब साहब, जरा अज़मा जवाब दे ले, फिर आपकी तरफ आती हूँ। बात सुनी जाए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आपने जो कहना था आपसे क्या नहीं, आपने उस बेचारी की लाश जो है अपनी हकीकी आजादी के लिए इस्तेमाल कर ली, तो मतलब इसके ऊपर मैंने तो भी आपको कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बहुत माइल्ड अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब आ जाइए आपके सवाल के ऊपर। जवाब यह है कि परेशानी किसको है, कहाँ, किसने कहा कि हमें परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं है। इनका जो लॉन्ग मार्च है वो जब ड्रोन ऊपर चलता है ना तो नीचे की औकात दिखा देता है। कैमरों का जमाना है,
اور آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا جس کے اندر انہوں نے خون ریزی کی بات کی. آپ نے شاید نوٹس کیا ہو کہ اتنا بڑا مقبول مارچ ہے کہ ان کو اپنے ہی پتہ نہیں کسی جلسے کی 9 سپٹمبر کی جو ان کا آفیشیل پیج وہ تصویر شیئر کر چکا تھا, ان کو وہ تصویر شیئر کرنی پڑی اور کہنا پڑا کہ یہ کل کا برید کے تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیے ان کے پاس اوریجنل فوٹیج دینے کے لیے نہیں ہے. ڈرون کی فوٹیج جو ہے وہ جب یہ بناتے ہیں تو وہ سامنے پتہ لگ جاتا ہے کہ 2-2.5 ہزار بندہ سامنے کھڑا ہے جس کے ساتھ عمران خان صاحب خطاب کریں. تو اسما صاحبہ 2-2.5 ہزار بندہ اگر ہے تو آپ لوگ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے ہیں لانگ مارچ رکوانے کے لیے؟ پورا اسلام آباد آپ لوگوں نے کنٹینروں سے بھر دیا ہے, ریڈ زون آدھا اسلام آباد آپ لوگوں نے ریڈ زون کر دیا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں گیسٹ ہاؤسوں میں کوئی کمرہ نہ دے پی ٹی آئی والوں کو. یہ گیسٹ ہاؤسوں میں روک یہ کون سی قانون کے تحت آپ روک رہے ہیں کہ گیسٹ ہاؤسوں میں کمرہ نہ دیا جائے؟ اس قانون کے تحت کہ جہاں پر کہا جائے کہ خون ریزی ہوگی, اس قانون کے تحت جو ریاست کا یہ مکمل ذمہ داری ہے کہ وہ خون ریزی ہونے سے روکے, اس قانون کے تحت. اس قانون کے تحت کہ جہاں ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ اسلحہ بردار فورس لے کے آ رہی ہو کیپٹل پہ حملہ کرنے کے لیے, اس قانون کے تحت. اور اس قانون کے تحت کہ جہاں ایک فتنہ اور ایک جتھا جو ہے وہ کیپٹل کا محاصرہ کر کے اپنے غیر آئینی اقدامات جو ہیں ان کو منوانا چاہے, اس قانون کے تحت. اس لیے یہ جو ہے یہ خاطر جمع رکھیں. ریاست پاکستان کو اپنی حفاظت کرنی آتی ہے اور ہم حفاظت کریں گے. اب اس اطرافی بیان کے بعد جو کامران بنگش نے دیا, جو عمران خان کا ٹویٹ ہے, اور جو فیصل واڈا جو ان کا کور کمیٹی کا ممبر تھا جو آج بہت برا ہے, اس کو پتا ہوگا کیا تیاری کی ہے انہوں نے, کیا تیاری ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور کی جو آڈیو ہے, یہ سارے ڈاٹس ملائیے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ مارچ کس لیے ہے. یہ جو سری لنکا بنانے کا شوق ہے نا ان کو بڑے اثر چڑھا ہوا ہے, اور یہ پاکستان کے اندر جو خون ریزی کرانے کا ان کو شوق ہے, یہ اس کی تکمیل کے لیے آ رہے ہیں. اور وہ ایز وفاقی حکومت یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ خون ریزی ہونے سے روکے. وہ ہم بالکل روکیں گے, ہر صورتحال میں روکیں گے. ہم اس جتھے کو جو ہے وہ عام آدمی کا خون بہانے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ بڑی تحمل سے بڑی تفصیل سے سن بھی رہی ہیں اپنے باقی دو کالیگز کو. پیپلز پارٹی نے جب لانگ مارچ کیا عمران خان کے دور حکومت میں تو آپ کو بالکل روکا نہیں گیا, آپ کے راستے میں ایک اینچ بھی نہیں ڈالی گئی. لیکن آپ لوگوں نے سندھ سے اٹھا کے پولیس اسلام آباد میں بھیج دی ہے, اسلام آباد کو بھر دیا آپ لوگوں نے سندھ پولیس سے کہ جی عمران خان کا لانگ مارچ یہاں پہ روکنا ہے. تو یہ دوہرا معیار نہیں آپ کی جمہوریت کا, آپ کے جمہوری حق کا احتجاج کرنے کا؟ شکریہ غریدہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان میں اور بلاول بھٹو زرداری میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہماری مارچ تھی امن مارچ, اور ہماری مارچ تھی کہ ہم نے اس ملک کو ایک ایسے شخص سے نجات دلانا ہے جو پاکستان کو نہ جانے کتنے سال پیچھے ریسیشن کے اندر لے گیا ہے. اچھا, مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم حقیقی پاکستان بنانے جا رہے ہیں, ہم پاکستان کو آزاد کرنے جا رہے ہیں. یہ نعرہ تو انہوں نے 2014 میں بھی لگایا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ حکومت میں آئے تو 3-3.5 سال انہوں نے کیا کیا؟ ان کو موقع تو ملا تھا پاکستان بنانے کا, حقیقی پاکستان جو ان کی نظر میں ہے قائد اعظم کا پاکستان. لیکن کیا ہوا؟ تاریخی بے روزگاری, تاریخی غربت اور تاریخی مہنگائی. پاکستان آئسولیٹ ہو کے رہ گیا دنیا بھر کے اندر. نہ کوئی فورن پالیسی تھی, نہ کوئی انٹرنل پالیسی تھی. مطلب ایک ایسا ماحول تھا اس ملک کے اندر جہاں پر اگر عمران خان صاحب سے چھٹکارا نہیں دلوایا جاتا تو نہ جانے پاکستان کا اس وقت کیا حال ہوتا. اچھا, ہم جب پیپلز پارٹی کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے, ہم کبھی بھی خون ریزی یا جلالی سیاست نہیں کرتے. شہید محترمہ بینظ بھٹو صاحبہ جب دھرنے میں بیٹھتی تھی تو اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بلاول, آصف, بختاور کو ساتھ لے کے بیٹھتی تھی, اپنے لخت جگروں کو ساتھ لے کے بیٹھتی تھی. یہاں پر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیوی بچے تو گھر پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, باقیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچے لے کے جائیں. پھر جس طرح ابھی عظما نے کہا, برائے مہربانی آپ دراصل اس کو سنجیدگی سے لینے کی کوشش کریں. علی امین گنڈا پور جو ہے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں میں اسلحہ لے کر آ رہا ہوں, اور اگر یہ کیا تو میں اسلحہ استعمال کروں گا. کامران بنگش نے بھی آج کہا ہے, لیکن آفتاب جہانگیر نے اس کا جواب دیا. ہمارے ایسے بیانات تھے کیونکہ آپ کو روکا نہیں گیا تھا نا, آپ کو روکا نہیں گیا تھا. عمران خان نے ایسے کوئی بیانات نہیں ہو سکتا. دیکھیے نہیں, یہ نہیں غریدہ, یہ اس طریقے سے بالکل نہیں ہوتا. فیصل واڈا, ڈونٹ ٹیک ہم لائٹلی. اگر وہ ان کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے جن کو سینیٹر بنایا گیا, فیڈرل منسٹر بنایا گیا, پھر MNA بنایا گیا ان کو ڈسکوالیفیکیشن سے روکنے کے لیے, اگر وہ کوئی بات کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ان کو سنجیدگی سے لیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ان کے اپنے ہی
करीबी लोग उठ के ये बात कह रहे हैं कि इस मार्च का मकसद और मतलब कुछ और है, जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है। देखिए, रियासत पाकिस्तान को और इस वक्त जो हुकूमत बैठी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अवाम को इस हौलनाक और इस खतरनाक ट्रेंड से बचाए। खुदा न खास्ता अगर कुछ रास्ते में हो जाता है किसी शख्स को या किसी की सरकारी गैर सरकारी इमलाक को, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग तो सब खड़े होकर बोलेंगे ये तो हुकूमत का काम था, हिफाजत करना क्यों नहीं किया? तो अगर हुकूमत हिफाजत कर रही है अपने लोगों को, अपने इमलाक को बचाने के लिए, लोगों के इमलाक को बचाने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए, तो इसको तो सराहना चाहिए। ठीक है। और आप ये देखिए कि इमरान खान की सियासत हमेशा से शुरू से जलाली रही है। वो कभी भी नहीं रुकते किसी चीज को तोड़फोड़ करने के लिए। पहले भी आपने देखा था कि पीटीवी के अंदर जिस तरीके से घुस गए थे, ये कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, और जाहिर बात है हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम ऐसे हिफाजती इकदाम उठाए जिससे लोग महफूज रहें। राइट शर्मिला साहिबा, I have to take all these concerns, all these reservations, all these questions to आफ्ताब जहांगीर साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में, उसके बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने सुन ली बात। अस्मा बुखारी साहिबा की भी, शर्मिला फारूकी साहिबा की भी, दोनों इस वक्त हुकूमत की पार्टियां हैं और इन लोगों का यकीन है कि जी आपका मार्च डेफिनेटली खूनी मार्च है, चाहे आप जो मर्जी करते रहें या जो मर्जी कहते रहें, और उसकी बुनियाद पर वो एविडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि इमरान खान का अपना स्टेटमेंट, फैसल वोडा की उससे पहले गुफ्तगू, गंडापुर साहब की ऑडियो लीक, कामरान बंगश का आज का स्टेटमेंट, फिर वो कहते हैं आपका एक माजी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इन सब चीजों को सामने रखते हुए हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी अगर आपके मार्च को इस्लामाबाद आने ही नहीं देते, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किस तरह अपने मुतालबात मनवाएंगे? अच्छा देखिए गरीदा, मैं इस बहस में नहीं जाता, वरना मैं आपको अभी, मेरे पास एक वो क्लिप्स है जिसमें आसिफ जरदारी नवाज शरीफ को क्या कह रहा है और नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को क्या कह रहा है, बिलावल शहबाज शरीफ को क्या कह रहा है और शहबाज शरीफ बिलावल को क्या कह रहा है। ये पूरी एक मैं आपको भेज दूंगा, और रोज चलती है, आपके चैनल ही चला रहे होते हैं और रोज चल रही होती हैं। देखिए, मैं एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तो मार्च शुरू हुआ है और एक हादसा जरूर हुआ, और वो उसने प्रोफेशनली, जैसे अभी उस्मा ने कहा कि 5 किलोमीटर भागी, इसका मतलब है कि 5 किलोमीटर का तो उसको जुलूस मिला ना, तब भी तो वो 5 किलोमीटर भागी। अगर जुलूस में लोग ही नहीं है तो उसको 5 किलोमीटर भागने की क्या जरूरत थी, समझे ना। अच्छा, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उसकी शहादत पर जो है सियासत ना की जाए तो बेहतर है, बल्कि उसके लिए, क्योंकि उसके घर वालों ने भी कहा कि आपकी 5 किलोमीटर वाली बात पे अस्मा बुखारी साहिबा ने सर पकड़ लिया अपना। अब पता नहीं क्यों सर पकड़ लिया, वो बाद में जवाब लेंगे, लेकिन आप जवाब मुकम्मल कर रहे हैं। उसने खुद, मैंने तो नहीं की बात, ये उसने कहा था कि 5 किलोमीटर वो भागी है, समझे ना। तो अब वो 5 किलोमीटर किसके लिए भागी? मतलब वो रेस कर रही थी उसके साथ, कंटेनर के साथ, कभी वो आगे निकलती थी कभी पीछे निकलती थी। अगर वो कंटेनर को 5 किलोमीटर भागने के बाद पकड़ रही है तो इसका मतलब है कि 5 किलोमीटर तो भागेगी ना। वो बेवकूफ तो नहीं है कि खाली रोड के ऊपर वो पैदल भाग रही होगी, वो ना गाड़ी में बैठ कर और वो चली जाती चैनल 5 के उसमें गाड़ी में बैठती और पहुंच जाती, कहती जी रोका खान साहब, मैंने आपका इंटरव्यू करना है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? क्योंकि रश ही नहीं था, लोग ही नहीं थे, तो फिर उसको इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत है। लेकिन देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है आफ्ताब साहब, आपने पहले भी मेरे सवाल का, मैं दुआ गो हूँ, मैं गरीदा, मैं दुआ गो हूँ, और आपसे भी ये कहूंगा कि आप भी दुआ करें और उस्मा भी करें और शर्मिला भी करे कि अल्लाह ताला इस मार्च को या कोई भी हमारे यहाँ इवेंट होता है उसको पुरअमन रहना चाहिए, ताकि सियासत के अंदर ये दुआ तो बात की बात है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपका सियासी मार्च है, पीटीआई का सियासी मार्च है, किसी और का नहीं है, तो बाकी लोग दुआ क्यों करेंगे? आप लोगों ने दवा करनी है। जैसे बिल्कुल खरीदा, हमारी जिम्मेदारी है, हम उसके ऊपर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी कि वो भी अक्टूबर के अंदर कराची में जब बीबी साहबा जलावतनी, खुद साख्ता जलावतनी करके खत्म कर आई थी, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थी कि वो जो है पुरअमन तरीके से एयरपोर्ट से लेकर और बिलावल हाउस तक का जो रास्ता है उसको पुरअमन तरीके से हल कर लेती, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। फिर ये भी वहाँ तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वहाँ तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। पार्टी की ये जिम्मेदारी थी कारसाज की बात कि बेनजीर को किसने कहा कि बाहर निकलो, किसने कहा बेनजीर को कि गाड़ी में से बाहर निकलो, लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, किसने फोन किया? आप नाहिद खान का इंटरव्यू देख लें, आपने रहमान मलिक को देख लें, आप खालिद शहनशाह को देख लें कि फिर खालिद शहनशाह का कत्ल कैसे हो गया, क्यों नहीं तहकीकात हुई, क्यों नहीं उस मुराकात तक पहुंचा गए। फिर इसी तरह मुर्तजा भुट्टो का है, ऐसे बहुत सारे वाकयात मैं आपको गिना सकता हूँ कि जो होते रहे।
जब वो चौधरी इफ्तिखार साहब आ रहे थे कराची, तो उस वक्त भी हम पर गोलियां चलाई गई थी। हम तो इस्तकबाल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस वक्त भी हमारे साथ यही हुआ। तो लेकिन क्या हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरअमन सियासत होनी चाहिए और हर एक को ये जमहूरी हक है कि वो अपनी आवाज को उठाए, लेकिन उसको आवाज को दबाने की कोशिश में यकीनन फिर तसादुम की तरफ जब आदमी जाता है, ठीक, तो उस नुकसान को बचाने के लिए तसादुम के बजाय आप पुरअमन। लेकिन आफ्ताब साहब मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया, लेकिन चले सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दे दें कि आपको इस्लामाबाद में एंटर ही नहीं होने देते नून लीग पीपल्स पार्टी वाले, फिर आप क्या करेंगे? आपको कहते हैं कि हमारा पुरअमन होगा हमारा। आपने कहा कि खूनरेजी होगी, मैं कहता हूँ कि पुरअमन होगा। खत्म हो गई बात। अजमा साहिबा आपकी तरफ आना चाह रही थी, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ सवालात रेज कर दिए हैं जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, बट मैं चाहूंगी कि शमीला साहिबा उसका जवाब दें। शमीला साहिबा क्विकली प्लीज। खरीदा देखें ना, अगेन मैंने आपसे पहले भी एक बात की थी कि ये कंपैरिजन ही नहीं है। यू कांट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। बीबी साहिबा तो इतनी ब्रेव लीडर थी, इतनी दिलेर लीडर थी कि उनको पता था उनकी जान को खतरा है। उसके बावजूद वो पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान की आवाम की खातिर वापस आई और उनके ऊपर हमला हुआ। वो तो शहीद हुई हैं वो तो। और हमारे जाले जब वो वहां पर बम ब्लास्ट हुआ तो भागने के बजाय, ये तारीख में ऐसा वाकया आप कभी नहीं देख पाएंगी कि जब ब्लास्ट होता है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर भागते हैं। हमारे जाले बीबी साहिबा को बचाने के लिए और नजदीक ट्रक के पहुंचे और उन्होंने शहादत नोश की। ये तो इस किस्म की शहादत और ये कुर्बानी को तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये क्या, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दिस मार्च और बीबी शहीद जो वापस आई थी और उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ। मेरा ख्याल है कि आफ्ताब जहांगीर कह रहे हैं कि और उन लोगों की जिम्मेदारी थी जो जख्मी हुए थे। मेरा ख्याल है आफ्ताब जहांगीर साहब कह रहे हैं कि आप लोगों की जिम्मेदारी थी उस मार्च में भी सिक्योरिटी, तो अगर आप लोग नहीं रख सके तो देखिए बिल्कुल हमारी तवक्को करते हैं। एक सेकेंड गरीदा, हमारी जिम्मेदारी वहां तक थी जहां पर जान असारा ने बेनजीर पूरे काफिले को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन बम ब्लास्ट थे और कुछ बमबार थे तो दुनिया में कोई किसी को नहीं बचा सका। और हमारी सियासत हमेशा से पुरअमन रही है। हमने हमेशा अपनी जान के नजराने दिए, लोगों को धमकियां नहीं दी हैं कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, घुस जाएंगे, फना कर देंगे, तुम्हें देख लेंगे। यहाँ पर इनकी सियासत जहरियाना सियासत है। ये तो घुस जाते हैं लोगों की बिल्डिंगों के अंदर, ये तो धमकियां देते हैं खुलेआम नेशनल नेटवर्क पे खड़े होके लोगों को। यहाँ तो कोई महफूज नहीं है, किसी की जान और माल महफूज नहीं है। यहाँ इनसे तो लोगों को बचाने के लिए हमें न जाने कितनी फोर्स लगानी पड़ी है, और न जाने ये भी फोर्स शायद कम है। अगर खान साहब ये पुरअमन मार्च लेके जाते, देखिए पुरअमन मार्च में कोई किसी को एतराज नहीं है, ये इनका जमहूरी हक है। अगर ये जमहूरियत को हकीकतन समझते हैं कि जमहूरियत है क्या, इनको तो यही नहीं पता कि जमहूरियत है क्या, इनको यही नहीं पता कि पार्लियामान क्या है, उसकी हैसियत क्या है। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे और इनकी हुकूमत थी, क्या ये पार्लियामान में जाते थे? क्या ये लोगों की नुमाइंदगी करते थे? नहीं करते थे। अभी भी इन्होंने इलेक्शन के जितने भी जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, पीटीआई जीत रही है, शमीला फारूकी साहिबा, 45 दिन बाद वो सीटें खाली हो जानी है। इट्स अ जोक। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत तो रही है ना, विक्टोरियस तो हो रही है, इलेक्टोरल विक्ट्री तो वो हासिल कर रही है। आई हैव टू गो टू अस्मा। देखिए मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा और पुरवकार शख्स नहीं है जो इन सीटों पर खड़ा हो जाता? क्या अगले इलेक्शन के अंदर सारे 100 सीटों से इमरान खान साहब खड़े होंगे? इनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये सीटों पे खड़े कर सके। ठीक है, आफ्ताब साहब से क्या ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को एक मजाक बनाएंगे? सारी सीटों पे खड़े होंगे, फिर इलेक्शंस होंगे। डज ही रियलाइज द काइंड ऑफ कॉस्ट एंड टाइम एंड एनर्जी इट इंटेल्स? ठीक, इन बातों का जवाब किस्म का कोई एहसास नहीं है। ठीक है, अभी जितना पैसा ये इस मार्च के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये पैसा सैलाब जदगान की बहाली पे खर्च कर देते, पाकिस्तान के लोग मुतसबीर इनको दुआएं देते कि चलो कोई अच्छा काम तो किया जिंदगी में इन्होंने। ठीक है, इन बातों का जवाब आफ्ताब जहांगीर साहब से लेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, इसलिए आई हैव टू इंटरप्ट। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अस्मा साहिबा, इस वक्त जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग मार्च लेके चल रहे हैं और जिस इलाके से गुजर रहे हैं सिर्फ उसी इलाके के लोग लॉन्ग मार्च के साथ शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक इल्यूजन लग रहा है कि लोग नहीं हैं, लेकिन इस्लामाबाद काफिले अलग से भी पहुंच रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद में हजारों, लाखों नहीं तो हजारों, 30, 40, 50 हजार का मजमा अगर इमरान खान ले आता है तो फिर गवर्नमेंट पे दबाव तो जरूर पड़ेगा कि आप कम अज कम मुज़ाकरात के लिए आमादा तो हूं। अस्मा साहिबा, देखिए, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बात करूं। या तो आज हम सब पागल हो गए हैं या क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 किलोमीटर वो बेचारी उस कंटेनर के पीछे भागती रही कि मुझे जो है वो ऊपर चढ़ा लो, मैंने बात करनी है। इसका ये मकसद कि वो 5 किलोमीटर दूर था, वो 5 किलोमीटर जो है वो ब्रेक लगा लगा के वो भागती जाती थी, कंटेनर आगे जाता था, वो भागती जाती थी, कंटेनर आगे जाता था। मतलब आपको पता ही नहीं है किसी बात का, पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। अब वो जो दहशतगर्दी है उसको आपने मिला दिया है जो है अपने मार्च के साथ, जिसका मतलब है उस वक्त दहशतगर्दी हुई थी, 2 फरीक थे, एक रियासत थी, एक जो है वो टीटीपी थी। इसका मतलब है इस वक्त रियासत के खिलाफ आप पीटीआई जो है वो टीटीपी है। क्या बात कर रहे हैं आप कह क्या रहे हैं, आपको मालूम है? और आप रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया था टीटीपी ने, इस वक्त ऐलान जंग कर रही है पीटीआई। क्या फर्क है इन दोनों के अंदर फिर? और आप खुद कह रहे हैं, आपने खुद कंपैरिजन कर दिया। उसके बाद मैं क्या कहूं, मुझे क्या कहना चाहिए कि ये खुद अगर टीटीपी बन रहे हैं तो सॉरी, टीटीपी को भी बर्दाश्त नहीं किया गया था, नहीं करेंगे और इनको भी नहीं करेंगे। और ये जो आपने देखिए इमरान खान साहब ने 10 लाख, मैंने कहा था इमरान खान साहब से दावा करने को, मैं 10 लाख लेके लोग लाहौर से निकलूंगा, कहा था 10 लाख लोग निकले लाहौर से। बताइए, मुझे जवाब दीजिए। आपके कैमरे जो है वो झूठ नहीं बोलते हैं ना, कैमरे दिखा देते हैं, और ड्रोन जो है वो तो बहुत ज्यादा दिखा देता है। वो दिखा देता है कि ये कितने मीटर के अंदर जो है वो पूरा लॉन्ग मार्च है। अज़मा साहिबा, काफिले अलग से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वो लॉन्ग मार्च के साथ साथ बेशक ना चल रहे हैं। इनको तो हर दफा एक जुमला है, पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है। और भाई 2, 2.5, 3 हजार बंदा हर जगह के ऊपर, और उसके बाद चलो मान लिया 20-30 हजार बंदा जो है वो, पहले भी इन्होंने कितने जलसे किए हैं, लाखों का जलसा होता है लाखों का, कभी भी नहीं हुआ। अब ये जो है वो सवाए वो 2011 का जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था वो 80-90,000 के करीब था। अब ये जो जलसा है, अब आप जितना मर्जी जलसा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 126 दिन के तो बैठे थे ना, क्या हुआ था? 126 दिन की ये लाशें लेके आए थे ना, उसके बाद क्या हुआ था? नहीं हुआ। रियासतें सरेंडर नहीं करती गरीदा, ना रियासतों को सरेंडर करना चाहिए, वरना क्या वो है, रियासत सरेंडर नहीं करती लेकिन हुकूमत लचक जरूर दिखाती है। अगर 20-30 हजार बंदा भी आ जाता है तो गवर्नमेंट लचक दिखाएगी। अज़मा साहिबा, देखिए, अगर तो ये पुरअमन होते, अगर ये कहते हैं कि हम जो है वो सियासी बात करने आ रहे हैं, सियासी में इज्तिमा पे किसी को कोई शिकायत नहीं। इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने आज देखा है, इमरान खान अपनी पिछली स्टेटमेंट से मुकर गया है। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि रेड जोन में जाने से मना किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उनको मालूम था, मालूम होने के बाद फवाद चौधरी ऑन रिकॉर्ड है जिसने टीवी पे आके कहा सुप्रीम कोर्ट कौन होती है हमें बताने वाली कि हमें कहाँ बैठना है। आज वो फिर मुकर गए। और क्या ये पहले दंदना नहीं चुके हैं रेड जोन के अंदर? उस वक्त ये पुरअमन कह के आए थे ना, लेकिन वहां पे कब्रें खोदी, वहां पे कफन पहने, फिर वहां पे पार्लियामेंट पे हमला किया, और वो पूरी डिटेल है, थाने जलाए और गाड़ियां जलाई और अजमत जनोजो को ईंटें मार मार के मारा। सवाल ये है कि अब तो वो खुद आने से पहले बता रहे हैं हम गन्स लेके आ रहे हैं, हम बंदे लेके आ रहे हैं, हम इंतशार फैलाएंगे, खून रेजी होगी। अब क्या करें? अब हम उनकी शक्ल देखें, इनके सामने सरेंडर कर दें कि जी आपके पास 20-30 जो है हजार, ये जितने भी हजार हैं, करोड़ों की आबादी में से जितने भी हजार आपके पास हैं, वो आप जो है वो करोड़ों जो है वो सरेंडर कर दें हजारों के सामने। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। और हमने इनके साथ हमेशा, और अब भी कह रहे हैं अगर ये सियासी इज्तिमा करना चाहे, पुरअमन करना चाहे, इनके पास अगर गन्स ना हो, अगर इनके पास असलहे की इजाजत नहीं है, कैटेगोरिकली वफाकी हुकूमत बार बार कह रही है, उसके बावजूद ये असला इकट्ठा कर रहे हैं। लाइसेंस शुदा असलहे की तो इजाजत है ना, वो तो हर शहरी का हक है, वो तो रख सकते हैं ना। नो, सियासी इज्तिमा में नहीं होती है। और आपने शायद, मेरा ख्याल आपकी नजर से नहीं गुजरा कि जो सियासी इज्तिमा है, खासतौर पर वजारत दाखिला जो है इस हवाले से जारी कर चुकी है डायरेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो ये कहा गया है कि हम पुरअमन और गैर मुसल्ला जो एहतजाज है उसको बिल्कुल वेलकम कहते हैं। ये 126 दिन के 226 दिन बैठे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये असला लेके ये लगार करेंगे, फिर इनको रोका जाएगा, फिर इनको बताएंगे कि रियासत जो है वो फिर रियासत होती है,
रियासत के साथ ना कोई जंग लड़के जीत सका है, ना जीत सकता है। इनका मतलब नजर क्या है? जब से ये कंटेनर पे चढ़े हैं, गाली दे रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं, ये बदजबानी कर रहे हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनका टारगेट था, उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके बार बार आप कह रही हैं कि ये इलेक्शन जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे होंगे, क्योंकि हमारा वोटर नाराज है, क्योंकि हम महंगाई जो है इनकी वजह से हमें महंगाई करनी पड़ी, वो नहीं आम आदमी को समझ आता कि किन की वजह से हुई। IMF का प्रोग्राम किसका था उनको नहीं समझ में आता, ठीक समझ नहीं आता, क्योंकि उनको अपने प्रॉब्लम से वो है। बट ये सवाल ये है कि ये जब 24 इलेक्शन हारे थे, बाई इलेक्शन, ठीक। ये कंटोनमेंट के इलेक्शन हारे थे, ये केपी का बलदियाती इलेक्शन हारे थे, हुकूमत कर रहे थे ना, ठीक। क्या उसको क्या तो हुकूमत छोड़ती थी? ठीक। ये क्या जस्टिफिकेशन है? आपने इदारों को जो है बंदूक के निशाने पे लिया हुआ है, एक के बाद दूसरे की बारी, दूसरे के बाद तीसरे की बारी, मैं धमकी दूंगा, मैं गाली दूंगा, मैं बदजबानी करूंगा, तुम डर जाओ सब। नहीं, इमरान खान साहब से कोई नहीं डरता। ये गलतफहमी वो दूर कर लें, जितनी जल्दी बेहतर होगा। ठीक है, आफ्ताब जहांगीर साहब, डेफिनेटली आप इन बातों का जवाब देना चाहेंगे, प्लीज आफ्ताब साहब। अच्छा देखिए, मैं एक चीज गरीदा में समझने से कासिर हूँ, मैं भी सियासी हूँ, मेरी दोनों बहनें भी सियासी हैं, समझे ना। तो ये अख्तियार हमें हासिल है कि नहीं है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, हम पुरअमन रैली निकालें, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप आगे से कोई आदमी ये कहे कि जी मैंने ड्रोन मंगवा लिए हैं, मैंने तुम्हें मैं तुम्हें दिखाऊंगा, 25 मई से भी ज्यादा खतरनाक होकर दिखाऊंगा। आप यकीन करें 25 मई को तकरीबन शायद आपके इल्म में है कि नहीं कि मेरे घर के अंदर 20 पुलिस वालों ने दरवाजे तोड़कर, मैं था भी नहीं करते, और मेरे घर पे मेरी बीवी मेरी बच्चियों के साथ जो बदतमीजी की, मैंने उसके बावजूद, पता है मुझे पुलिस वाले जो थे मैं जानता था उनको, क्योंकि वो तो उन्होंने मुझसे कहा कि आफ्ताब भाई, मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कंप्लेन तक नहीं की, मैंने कहा कोई बात नहीं, अपनी ड्यूटी दे रहे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी। तो जो कि बिल्कुल गलत था, जो कि बिल्कुल गलत था। किसी के घर में घुसने का किसी को हक नहीं है, ना रियासत की पुलिस को, ना किसी और को। लेकिन ये कि अच्छा ये पता है सबको, मैं ऐसे नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद ये देखें कि हक हमारा, अगर कोई खूनरेजी करेगा, आप यकीन करें सबसे पहले मैं कंडेम करूंगा, मैं तो खूनरेजी की लेकिन आपके गंडापुर, आपके कामरान बंगिश खुलेआम कह रहे हैं कि हम असलहा रखेंगे एक सियासी जलसे में। वो उसने अपनी क्लेरिफिकेशन दे दी। अगर उसके बावजूद कोई ऐसी बात होती है तो रियासत को चाहिए कि वो आपके लॉन्ग मार्च में असलहा तो नहीं होगा ना आफ्ताब जान? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा? अभी मैं निकला हुआ हूँ, मैं भी तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसलिए आपसे कहा कि अगर आप कहती हैं तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये रोड पे खड़े होकर हमारा जो इस्तकबाल हो रहा है लोगों का, वो जैसे की सूरत अख्तियार कर गया है, समझे ना। तो लेकिन मैं तो अभी निकला हूँ, मेरे पास तो कोई असला नहीं है कि मैं सिंध से गुजरूं। लेकिन आप लोग सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवाते हैं 25 मई वाली महीने में उसके लॉन्ग मार्च के हवाले से, और अब इमरान खान यूटर्न ले लेते हैं। वो कहते हैं मैंने तो कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। पहले भी बता रहे हैं आपको कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, लेकिन अगर उन्होंने नहीं की है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जहाँ तक खान साहब ने कहा था कि हम वहाँ तक जाएंगे, F9 पार्क तक या जो भी उनके लिए मखसूस की गई है जगह, तो लेकिन कि अगर सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे भी उसकी यकीनदानी कराई गई है तो बिल्कुल उस पर अमल करना चाहिए। मैं तो इस बात पर कायल हूं कि जो बात करें उस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फेयर बात कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपकी पार्टी और खासतौर पे आपकी पार्टी के जो सरबराह हैं, जो आपके मरकजी लोग हैं, वो इसी सोच के हामिल होंगे जो सोच आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, शमीला फारूकी साहिबा एंड असमा बुखारी साहिबा। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz.